नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आप ही के अपने चैनल बिहार उदय क्लासेस पे। और दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोगों ने क्रैश कोर्स चालू कर दिया है। अगर आपने क्रैश कोर्स के बारे में आपको कुछ भी जानकारी नहीं है या फिर अपने क्रैश कोर्स की कुछ क्लास को मिस किया है तो आप लोग देख लीजिए डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर आपको क्रैश कोर्स की पूरी जानकारी मिल जाएगी। और मैं आपको बता दूँ कि ये हमारा क्रैश कोर्स का डे 6 होने वाला है। इससे पहले हमने आपको 5 दिन पढ़ाया है और उन 5 दिनों में मैंने आपको मैथ के चैप्टर 1 के पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर किया है। उसके बाद उसके सारे एक्सरसाइज यानी कि एक्सरसाइज 1.1, 1.2, 1.3 मतलब सभी को आपको करा दिया है। तो जाइए डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा, वहाँ से जाकर के आप लोग उन सभी वीडियो को देख सकते हो। फिलहाल हमारा आज डे 6 है और डे 6 के अंदर हम लोग क्या करेंगे तो क्लास 10th मैथ के चैप्टर 2 को करेंगे और बहुपद को करेंगे। आज हम लोग चैप्टर 2 यानी कि बहुपद की शुरुआत करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, बहुपद चैप्टर में जो आपको सबसे पहला चीज समझना चाहिए उसको कहते हैं चर संख्या। क्या कहते हैं उसको? चर संख्या। तो चलिए हम लोग इसको समझते हैं कि चर संख्या क्या होता है। ठीक है, तो देखिए अगर बात करें चर संख्या के बारे में तो ये वैसी संख्या होती है जिनका मान क्वेश्चन के साथ बदलते रहता है। तो मैंने आपको क्या बोला? मैंने आपको बोला कि चर संख्या वैसी संख्याएं होती है जिनका मान क्वेश्चन के साथ बदलते रहता है। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ। क्वेश्चन है x + 2 = 0 और कहता हूँ कि यहाँ से इस x का मान आप निकाल करके दो। तो x का मान आप कैसे निकालोगे? तो आप इस 2 को इस साइड करोगे बराबर के इस साइड, और इधर जो ये प्लस में है इधर ये माइनस में आ जाएगा और x का मान कितना निकल जाएगा? तो x का मान -2 निकल जाएगा। उसके बाद मैं आपको एक और क्वेश्चन देता हूँ और क्वेश्चन कुछ इस तरीके का है कि x - 5 = 0 और यहाँ पे मैं कहता हूँ कि आप x का मान निकालो। तो यहाँ पे आप x का मान कैसे निकालोगे? तो यहाँ पे आप x का मान कुछ ऐसे निकालोगे कि इस 5 को इस साइड भेजोगे, ये जो माइनस में है इधर आके प्लस हो जाएगा और यहाँ से x का मान कितना निकलेगा? तो +5 निकलेगा। तो आप लोग यहाँ पे साफ साफ देख सकते हो कि x जो है ये अलजेब्रा मैथमेटिक्स के अंदर यूज होने वाली एक ऐसी संख्या है जो क्वेश्चन के साथ जिसका मान बदलते रहता है। जैसे कि इस वाले क्वेश्चन में इसका मान कितना है? -2 है और इस वाले क्वेश्चन में इसका मान कितना है? तो 5 है। तो एक ऐसी संख्या जिनका मान क्वेश्चन के साथ बदलते रहता है उसी संख्या को हम लोग चर संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो जो भी ABCD की संख्या होती है वो आप लोग यहाँ पे दे सकते हो। A हो जाएगी, यहाँ पे B हो जाएगा, C हो जाएगा। उसके बाद आप लोग जितना यूज करते हो, जैसे कि Y का यूज करते हो, Z का यूज करते हो, X का यूज करते हो, तो ये सब ऐसी संख्याएं हैं जिनका मान क्वेश्चन के साथ बदलते रहता है। तो इनको क्या कहते हैं? चर संख्या कहते हैं। चलिए, चर संख्या को समझने के बाद आइए अब एक और संख्या आपको समझना जरूरी है। तो दूसरा संख्या क्या है? तो दूसरा संख्या है अचर संख्या। क्या नाम है उसका? अचर संख्या। और ये बिल्कुल चर संख्या का उल्टा होता है। तो चलिए इसको भी समझते हैं। तो देखिए, अचर संख्या किसको कहेंगे? तो ये वैसी संख्याएं होती है जिनका मान क्वेश्चन के साथ या फिर जिनका मान बदलता ही नहीं है। जैसे कि देखिए, मैं आपको कहता हूँ कि ये है 6, तो ये जो 6 है इसका मान 6 ही रहेगा। 6 से अलग तो कुछ होगा नहीं। जैसे कि ये 6 है तो आप ऐसा तो नहीं कह सकते कि ये 5 के बराबर होगा। ये 5 के बराबर कभी नहीं हो सकता, मतलब कुछ भी हो जाए लेकिन इसका वैल्यू घटेगा नहीं बढ़ेगा। वैसे ही मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे 7, तो ये 7 है तो 7 ही रहेगा। न तो इसका वैल्यू 8 हो जाएगा, न ही इसका वैल्यू 6 हो जाएगा। मतलब जो इसका वैल्यू फिक्स किया गया है ये वही रहेगा। इसी प्रकार 2 हो गए, 1 हो गए, मतलब जितना भी मैथमेटिक्स का संख्या होता है इन सभी संख्याओं का मान नहीं बदलता है। और जब इन सभी संख्याओं का मान नहीं बदलता है तो हम कहते हैं कि ये अचर संख्या है। तो चलिए, चर संख्या आपका क्लियर हो गया, अचर संख्या क्लियर हो गया। अब बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कि आगे हमें क्या पढ़ना है। आप लोग इतना समझ गए कि चर संख्या क्या होता है और अचर संख्या क्या होता है। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे आपको पढ़ना है कि पद किसे कहते हैं। तो पद किसे कहते हैं ये आप लोग जान लीजिए। तो देखिए, इतना तो आपको समझ में आ गया कि चर संख्या किसे कहते हैं, अचर संख्या कितने कहते हैं। अब देखिए, अगर एक चर संख्या और एक अचर संख्या आपस में गुना के चिन्ह यानी कि गुना से कनेक्टेड हो तो क्या होगा? तो ये 2x बनेगा और ये जो 2x बना है इसी 2x को हम लोग क्या बोलेंगे? तो पद बोलेंगे। तो ये पहला चीज आप लोग ध्यान रखिएगा कि एक चर संख्या और एक अचर संख्या जब आपस में गुना के चिन्ह से कनेक्टेड हो तो वो जो बनते हैं वो एक प्रकार का एक पद होता है। ये क्या हो गया? एक पद हो गया। ठीक है। उसके बाद देखिए, अगर कोई
चर संख्या, ये हो गया चर संख्या, और अगर कोई अचर संख्या आपस में डिवाइड यानी कि भाग के रूप में रहे आपस से कनेक्टेड, तो इसको भी हम लोग क्या बोलेंगे, इसको भी हम लोग एक पद ही बोलेंगे। जैसे कि यहाँ पे एक चर संख्या हो गया y और एक अचर संख्या हो गया 3, ये दोनों आपस में क्या है, तो भाग के चिन्ह से कनेक्टेड है, तो इनको हम लोग बोलेंगे कि ये एक पद है। लेकिन अगर कोई चर संख्या और अगर कोई अचर संख्या आपस में प्लस के चिन्ह से कनेक्टेड हो, तो ये दो अलग अलग पद हो गए। यहाँ पे जो ये हो जाएगा, ये एक अलग पद हो जाएगा, ये पहला पद हो जाएगा, और ये जो है ये दूसरा पद हो जाएगा। तो ये आप लोग को खास ख्याल रखना है कि अगर मल्टीप्लाई के चिन्ह से जुड़ा रहे तो एक ही पद बनता है, अगर डिवाइड के चिन्ह से जुड़ा रहे तो एक ही पद बनता है, लेकिन अगर प्लस के चिन्ह से जुड़ा रहे तो दोनों अलग अलग पद बनते हैं। उसी प्रकार अगर आप लोग देखना चाहोगे तो अगर कोई चर संख्या के जगह पे इस बार हम लोग z को लेते हैं, अगर कोई चर संख्या और अगर कोई अचर संख्या दोनों आपस में माइनस के चिन्ह से भी जुड़ा रहे तो भी ये एक अलग पद बनेगा और ये एक अलग पद बनेगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा अपना पहला पद, ठीक है, पहला पद हो गया, और ये हो जाएगा अपना दूसरा पद। तो ये आप लोगों को खास ख्याल रखना है कि पद किस तरीके से बनता है और कब हम लोग इसे एक पद पढ़ेंगे और कब इसको हम लोग दो अलग अलग पद पढ़ेंगे। अब अगर आपका पद क्लियर हो गया हो तो चलिए हम लोग यहीं पे देख लेते हैं कि बहुपद किसे कहते हैं। तो देखिए ये अपना क्या हम लोग देखेंगे कि बहुपद किसे कहते हैं, और ये अपने चैप्टर का नाम भी है। तो चलिए हम लोग जानते हैं कि बहुपद क्या होता है। तो देखिए अगर एक पद रहे तो उसे तो हम लोग क्लियर है कि पद बोलते हैं, लेकिन बहु यानी कि अगर बहुत सारी संख्या में पद रहे तो उसको हम लोग बहुपद बोलते हैं। जैसे कि देखिए एक पद आप लोग यहाँ से उठा लीजिए, ये उठ गया अपना 2x हो गया, ठीक है। एक पद आप लोग ये वाला उठा लीजिए y/3, उसके बाद आप लोग कोई और पद और ले सकते हो जैसे कि 7z हो गया, और अपने आप लोग जो चाहे वो पद आप लोग ले सकते हो। तो ये सब क्या है, तो अगर इन सभी को एक साथ देखोगे तो देखो ये पहला पद क्योंकि प्लस के साथ जुड़ा है, ये दूसरा पद क्योंकि प्लस के साथ जुड़ा है, ये तीसरा पद, ये चौथा पद, तो मतलब यहाँ पे एक से अधिक पद है। तो जब भी एक से अधिक पद यानी कि बहुत सारे पद हो तो उसको हम लोग बहुपद पढ़ते हैं। तो ये बहुपद हो गया। उसी प्रकार से अगर आपसे कोई कहे कि x+2 क्या ये एक प्रकार का बहुपद है, तो आप लोग कहोगे कि बिल्कुल ये एक प्रकार का बहुपद है, क्योंकि यहाँ पे पहला पद है, ये रहा दूसरा पद। और अगर आपसे कोई कहे कि क्या सिंपल x भी एक बहुपद है, तो आप लोग ये मत कहने लग जाना कि नहीं ये तो एक पद है, आप लोग वहाँ पे भी कहोगे कि हाँ एक प्रकार का ये बहुपद है, क्योंकि जो पद होते हैं वो हमेशा एक बहुपद होते हैं। उसके बाद अगर आपसे ये पूछा जाए कि यहाँ पे ये 2 जो है यानी कि सिंपल सा 2 जो है क्या ये एक बहुपद है, और ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछता है, तो आप लोग कहोगे कि 2 हाँ एक प्रकार का क्या है, एक प्रकार का ये बहुपद है। अब 2 कैसे बहुपद है, तो देखिए ये जो 2 है ये इस रूप का था, किस रूप का था, x × 2 था, और ये जो x था इसका पावर 0 है। और इतना तो आप लोगों ने पढ़ा होगा कि कोई भी संख्या अगर उसका पावर 1 हो जाता है, सॉरी उसका पावर 0 हो जाता है तो वो 1 के बराबर हो जाता है। तो उसी प्रकार अगर x का पावर 0 है तो ये 2 का 2 ही रहेगा, और ये x पूरा का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, क्योंकि x का पावर 0 है। और अगर आप 2 को 1 से गुना करोगे तो ये 2 ही रहेगा। तो इस प्रकार आपको देखने को मिलता है कि अगर कोई सिंगल पीस संख्या भी लिखा रहे तो वो भी क्या होता है, एक प्रकार का बहुपद होता है। जैसे कि कोई आपसे कल को पूछ दे कि 9 एक बहुपद है, तो आप कहिएगा कि बिल्कुल 9 एक बहुपद है। क्यों 9 एक बहुपद है, तो हो सकता है कि 9 इस रूप का रहा होगा और x का पावर 0 रहा होगा, और 0 होने के कारण इसका वैल्यू 1 हो गया होगा, ये 9 था, ये दोनों आपस में गुना होगा तो ये 9 ही रहेगा। तो 9 एक प्रकार का क्या था, बहुपद था। तो इतना तो आपको क्लियर हो गया कि बहुपद कौन होता है, बहुपद क्या होता है। अब आपको ये क्लियर करना है कि बहुपद कौन नहीं होता है। तो चलिए हम लोग उसको भी यहाँ पे ही मिटा करके क्लियर कर लेते हैं कि बहुपद कौन नहीं होता है। तो देखिए यहाँ पे मैं 2 एग्जाम्पल लिखता हूँ। पहला एग्जाम्पल है x का -2 प्लस x का पावर x ऐसी है, उसके बाद प्लस यहाँ पे 2 है। तो देखो यहाँ पे आप बोलोगे कि ये रहा पहला पद, ये रहा दूसरा पद, ये रहा तीसरा पद, मतलब ये क्या है, तो एक प्रकार का ये बहुपद है। लेकिन मैं कहूँगा कि ये पूरा का पूरा जो यहाँ पे ये दिया गया है ये कोई बहुपद है ही नहीं, तो आप कैसे बोलोगे। तो देखो बहुपद कोई क्यों होता है, तो बहुपद कोई तब होता है जब उसका जो चर संख्या का घात है, देखो चर संख्या मतलब x y z ये सब हो गया, चर संख्या आपको बता दिया है। तो अगर इन चर
संख्याओं का घात अगर 0 रहे, 1 रहे, 2 रहे, 3 रहे, यानी कि एक पूर्णांक संख्या रहे, तब तो हम कहते हैं कि हाँ वो क्या है, वो बहुपद है। लेकिन अगर इन चर संख्याओं का घात 0 से कम यानी कि -1 रहे, -2 रहे, -3 रहे, या फिर माइनस में और कोई रहे, तब हम ये नहीं कहते। या फिर देखो -1 -2 के अलावा अगर 1/2 रहे, 2/3 रहे, मतलब ये पूर्ण संख्या न रहे, तो हम लोग कहते हैं कि ये जो है ये पूरा का पूरा बहुपद है ही नहीं। जैसे कि यहाँ पे चर संख्या ये है और इसका देखो, इसका जो घात है ये पूर्णांक नहीं है, ठीक है, ये क्या है, ये पूर्ण संख्या नहीं है। तो अगर ये पूर्ण संख्या नहीं है तो हम लोग ये नहीं कहते हैं कि ये पूरा का पूरा बहुपद है। वैसे ही एक और एग्जाम्पल मैं आपको दिखा देता हूँ। एक और एग्जाम्पल है 2x और x का पावर है 1/2, उसके बाद यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे क्या है, y है, और यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे 7 है, ठीक है। और आपसे पूछा जाएगा कि क्या ये बहुपद है, तो आप लोग कहिएगा कि नहीं, ये बिल्कुल कोई बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है बहुपद? तो देखिए, ये चर संख्या हो गया, ये चर संख्या हो गया, तो इस चर संख्या का तो ठीक है, इसका पावर 1 है, लेकिन इस चर संख्या को आप लोग देखोगे तो इसका पावर क्या है, तो इसका पावर 1/2 है, और 1/2 कैसा संख्या है, तो ये कभी भी पूर्णांक नहीं होता है। और ये जब ये पूर्णांक नहीं है तो हम लोग कहेंगे कि ये बहुपद है ही नहीं, ये बिल्कुल ही रॉन्ग है। उसी प्रकार से बस आपको ये ध्यान रखना है कि जितने भी चर संख्याएं होते हैं, अगर उनका घात भिन्न के रूप में हो या फिर अगर पूर्णांक नहीं हो यानी कि माइनस के रूप में हो, मतलब ऋणात्मक संख्या हो, तो वो सभी क्या हो जाएंगे, वो सब बहुपद नहीं होती है। तो इस तरीके से आप बहुपद पहचान सकते हो और कौन बहुपद नहीं है ये भी पहचान सकते हो। अब चलिए हम लोग अगले टॉपिक को डिस्कस करते हैं। दोस्तों, आपको ये समझ में आ गया कि बहुपद क्या होता है और आप किस तरीके से किसी भी बहुपद को पहचान सकते हो कि ये बहुपद है या फिर ये बहुपद नहीं है। तो अब जो आपको नेक्स्ट सीखना है उसको कहते हैं बहुपद का घात, और बहुत ही ज्यादा ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चन आपको बनेंगे, मतलब सब्जेक्टिव भी बनता है और ऑब्जेक्टिव भी बनता है। तो अगला टॉपिक क्या है आपका, बहुपद का घात। अब क्या होता है बहुपद का घात, तो चलिए हम लोग वो जानते हैं। तो देखिए, अगर बात करेंगे बहुपद की घात के बारे में, तो सबसे पहले तो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। एग्जांपल अपना है x + 2 + y + z, ठीक है, पहला एग्जांपल। दूसरा एग्जांपल है x² + 5x + 6। उसका तीसरा एग्जांपल है x3, ठीक है, 3x³ + 2x² + 5x + 7, ठीक है। ये 3 एग्जाम्पल आपके सामने हैं और आपको क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से पूछेगा एग्जाम में, ठीक है। ऐसे ही एक आपको समीकरण दे देगा या फिर एक बहुपद दे देगा और पूछेगा कि इस बहुपद का घात क्या है, तो आप किस तरीके से इसका घात पहचानोगे। तो देखो, किसी भी बहुपद का घात पहचानने का एक तरीका ये होता है कि उसके अंदर जो उपस्थित चर संख्या है, चर संख्या मतलब जो x हो गए, y हो गए, z हो गए, इन z x y z में से जिसका भी घात सबसे अधिक होगा, घात मतलब आप लोग समझते हो इसका पावर, ठीक है। तो जिसका भी पावर सबसे ज्यादा होगा वही पावर क्या कहलाएगा, तो पूरे बहुपद का पावर कहलाएगा। जैसे कि देखो, पहले वाला में देखो, तो पहला वाला में चर संख्या कौन कौन है, तो एक ये हो गया चर संख्या, एक z हो गया चर संख्या और एक y हो गया चर संख्या। ये क्या है, तो ये 2 है, ठीक है। 2 को इस प्रकार से मैं लिख देता हूँ। तो यहाँ पे आप देखो कि ये एक चर संख्या, ये एक चर संख्या है। अब इन चर संख्याओं में से जिसका भी घात हाई होगा वही इस पूरे बहुपद का घात कहलाएगा। तो इसका घात क्या है, x का घात 1 हो जाएगा, z का घात 1 हो जाएगा, y का घात 1 हो जाएगा। क्यों 1 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं दिया था इसका घात, तो जब कुछ भी नहीं दिया होता है तो हम लोग एक घात मान लेते हैं। तो यहाँ पे देखो, इन सभी चर संख्याओं का घात 1 है और सभी चर संख्याओं का घात 1 है, मतलब इसमें कोई भी इससे बड़ा है ही नहीं, तो हम कहेंगे कि इस बहुपद का घात कितना है, तो इस बहुपद का घात 1 है। उसी प्रकार अगर आपको इसका पूछा जाए तो इसमें आप लोग चर संख्या को ढूंढो, तो ये रहा चर संख्या और ये रहा चर संख्या। अब इन दोनों चर संख्याओं में देखो कि किसका घात सबसे हाई है, यानी कि किसका पावर सबसे हाई है। तो देखो, इस x का पावर क्या है, 1 है, क्योंकि इसका पावर कुछ नहीं है तो हम लोग 1 मान लेते हैं। और इसका पावर कितना दिया है, तो क्वेश्चन में ही इसका पावर 2 दिया है। तो अगर इसका पावर 2 है जो कि हाई है, तो इस पूरे बहुपद का पावर क्या हो जाएगा, तो इस पूरे बहुपद का पावर 2 हो जाएगा। उसी प्रकार अगर आपको इसका पूछा जाए तो आप लोग क्या करोगे, चर संख्या को ढूंढोगे। ये
हमने चर संख्या को ढूंढ लिया। अब पावर देखोगे तो इसका पावर 1 है, इसका पावर 2 है और इसका पावर 3 है, मतलब सबसे ज्यादा पावर क्या है, इसका है। तो इस पूरे बहुपद का घात क्या हो जाएगा, इस पूरे बहुपद का घात 3 हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप लोग देख सकते हो कि ये हो गया 1 घात वाला बहुपद, ये 2 घात वाला और ये 3 घात वाला। तो इसी के आधार पे यानी कि इनके घातों के आधार पे इनका नाम दिया गया है। जिस बहुपद का घात 1 हो उसे क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग एक घातीय बहुपद कहते हैं। क्या कहते हैं, एक घातीय बहुपद कहते हैं। यहाँ पे मैं नाम लिखते चलता हूँ। और जिस बहुपद का घात 2 हो उसको हम लोग द्विघात बहुपद कहते हैं। क्या कहते हैं, उसको हम लोग द्विघात बहुपद कहते हैं। वैसे ही जिस बहुपद का घात 3 हो तो उसको हम लोग त्रिघात बहुपद कहते हैं। क्या कहते हैं, त्रिघात बहुपद कहते हैं। और ये जो हमारा चैप्टर है इसमें हमें द्विघात बहुपद को थोड़ा सा अच्छे तरीके से पढ़ना है, क्योंकि ये द्विघात बहुपद पे ही बेस्ड चैप्टर है। ठीक है, तो इतना आपको समझ में आ गया। एक और बात मैं आपको बताता हूँ कि ये जो एक घातीय बहुपद होता है इसका एक और नाम होता है, और इसका एक और नाम क्या होता है, तो इसका एक और नाम होता है रैखिक बहुपद। क्या होता है, रैखिक बहुपद। तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा है कि एक घातीय बहुपद को क्या कहते हैं, तो एक घातीय बहुपद को रैखिक बहुपद भी कहते हैं। अब चलिए हम लोग बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कि अपना अगला टॉपिक क्या है। गाइस, अब तक आपने ये सीख लिया कि बहुपद क्या होता है, बहुपद का घात क्या होता है, बहुपद का पद क्या होता है। अब जो आप लोग इस चैप्टर में आगे सीखोगे उसको कहते हैं बहुपद के प्रकार। तो अगला टॉपिक आपका क्या है, अगला टॉपिक आपका है बहुपद के प्रकार। तो चलिए जानते हैं कि बहुपद कितने अलग अलग प्रकार के होते हैं और वो कौन कौन से प्रकार होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अगर देखा जाए तो ये जो बहुपद होता है इसको 2 अलग अलग पार्ट में बांटा गया है। पहला जो बांटा गया है वो इसके घात के आधार पे बांटा गया है। किसके आधार पे बांटा गया है, तो घात के आधार पे। अब घात क्या होता है तो अभी अभी मैंने आपको बताया है। उसके बाद इसको दूसरा तरीका से बांटा गया है पद के आधार पे। किसके आधार पे, पद के आधार पे। ठीक है, तो आइए जानते हैं कि घात के आधार पे क्या होता है बहुपद और पद के आधार पे क्या होता है। तो देखो, घात के आधार पे हम लोगों ने कैसे बांटा है, तो घात के आधार पे हमने घात के हिसाब से बांटा है। जैसे कि आपने पीछे भी देखा था कि हमने किस तरीके से उसको बांट रखा है। तो चलिए हम लोग उसी को देखते हैं। देखिए, पहला जो होता है घात के आधार पे उसको कहते हैं एक घातीय बहुपद। एक घातीय बहुपद मैंने आपको जस्ट अभी कराया था कि जिस बहुपद की घात 1 हो उसे एक घातीय बहुपद कहते हैं। अगर इसके एग्जाम्पल की बात करें तो x + 2 हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, तो और हो जाएगा आपका x + y + 4, कुछ भी हो सकता है, बस उसका घात 1 होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद देखिए दूसरा प्रकार का जो होता है इसमें उसको हम लोग बोलते हैं द्विघात बहुपद। क्या बोलते हैं, द्विघात बहुपद बोलते हैं। और द्विघात बहुपद क्या होता है, तो द्विघात बहुपद वैसा होता है जिसका घात मैक्सिमम कितना हो, 2 हो। जैसे कि x² हो गया +y हो गया +2 हो गया, कुछ भी हो सकता है, बस उसका घात 2 होना चाहिए। उसी प्रकार से एक होता है त्रिघात। क्या होता है, एक त्रिघात होता है जिसका घात 3 होता है। उसके बाद आगे अगर आप लोग ऐसे ही करोगे तो जिसका घात 4 होगा वो चौघात, जिसका घात 5 हो गया वो पंचघात, और ऐसे आप लोग 6-7 मतलब जितना हो सके अब उतना घात तक इसको बढ़ा सकते हो। उसी प्रकार आ जाइए आप लोग पद के आधार पे। तो पद के आधार पे भी ये अलग अलग टाइप्स के होते हैं। ठीक है, कौन कौन से टाइप्स के होते हैं, तो सबसे पहला जो होता है उसको बोलते हैं एक पदी। क्या बोलते हैं, एक पदी बहुपद बोलते हैं। एक पदी बहुपद कौन बहुपद होते हैं, तो वैसा बहुपद जिसमें एक ही पद हो। जैसे कि अगर आप लोग बात करोगे तो ये देखो 9x एक प्रकार का ये बहुपद है, क्योंकि मैंने आपको शुरू में ही सिखाया था कि एक प्रकार का बहुपद होता है। तो मैं आपको कहूंगा कि इसमें कितने पद है, तो इसमें एक ही पद है। तो इस प्रकार के जो बहुपद होते हैं इसको हम लोग क्या कहेंगे, तो इसको हम लोग कहेंगे एक पदी बहुपद। वैसे ही अगर आपसे कोई पूछे कि 2 एक बहुपद है, तो मैंने आपको सिखाया है कि हाँ कोई भी संख्या एक बहुपद होता है। तो पूछेगा ये कौन बहुपद है, तो आप लोग कह देना कि इसका एक पद है तो एक प्रकार का एक पदी बहुपद है, साथ ही इसका घात 1 है तो ये का है एक घाती बहुपद है। ठीक है, उसी प्रकार ये भी हो सकता है कि x का पावर 4 हो सकता है। हमें पावर से कोई मतलब नहीं है कि x का पावर कितना है, हमें तो बस पद देखना है कि अगर एक पद है तो एक पदी है। उसी प्रकार आ जाइए दूसरे का, तो दूसरा होता है द्विपदी बहुपद। क्या होता है, द्विपदी बहुपद। जैसे कि अगर x² + 5 लिया जाए और पूछा जाए कि ये कैसा बहुपद है, तो ये रहा पहला पद, ये रहा दूसरा पद, मतलब ये 2 पद वाला है तो ये द्विपदी बहुपद है। ठीक है, उसी प्रकार से अगर बात करोगे तो यहाँ पे
बताऊं तो एक होता है त्रिपदी बहुपद। क्या होता है? एक त्रिपदी बहुपद होता है। अब त्रिपदी क्या होता है? तो जैसे कि हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 8, तो ये क्या है? देखो पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, तो ये त्रिपदी है, मतलब जितना पद, वैसे 4 पद हुआ तो चरपदी है, मतलब ऐसे आप लोग चतुर्पदी, पंचपदी, ऐसे आप लोग आगे बढ़ा सकते हो। तो ये हो गया अपना कि बहुपद दो प्रकार से इसको बांटा गया है। घात के आधार पे ये अलग अलग प्रकार के होते हैं, पद के आधार पे ये अलग अलग प्रकार के होते हैं। तो क्वेश्चन ये भी पूछेगा, जैसे कि ये दे देगा एक ऐसा क्वेश्चन और पूछेगा कि ये बहुपद क्या घात ये है या फिर ये कौन बहुपद है। तो यहाँ पे देखो पावर 1 है तो एक घातीय बहुपद है, तो यहाँ पे रैखिक बहुपद ही हो सकता है, तो आप लोग उसको टिक लगाओगे। तो इस तरीके से यहाँ से आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेंगे। अब बढ़ते हम लोग आगे और देखते हैं कि आगे हमें क्या पढ़ना है। दोस्तों अब हमें जो सीखना है उस टॉपिक का नाम है बहुपद का शून्यक। तो अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? अब हम लोग पढ़ेंगे बहुपद का शून्यक, और जिसे आप लोग बहुपद का मान भी कहते हो, तो मान कहो या फिर शून्य कहो, ठीक है। बहुपद के शून्यक क्या होता है? बहुपद का शून्यक या फिर क्या होता है बहुपद का मान? यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, इसको मान भी कहा जाता है। तो बहुपद का मान निकालने के लिए कहा जाए या फिर बहुपद का शून्यक, बात एक ही है, ठीक है। दोनों में से आप लोग किसी का भी यूज कर सकते हो। तो सबसे पहले तो आप लोग ये जान लीजिए कि ये बहुपद के शून्यक या फिर बहुपद के मान होते क्या है। तो देखिए किसी भी बहुपद का शून्य क्या होता है? तो किसी भी बहुपद में उपस्थित चर संख्या का वह मान जिसके लिए पूरे बहुपद का मान 0 हो जाए, उसे हम लोग उसका शून्य या फिर मान कहते हैं। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल से समझाऊं, तो देखिए एक एग्जांपल हमको दिया गया है कि x प्लस 8 है और ये 0 के इक्वल है, और पूछा गया है कि इसका शून्य क्या है। एक और हमें क्वेश्चन दिया गया है कि x है, ठीक है, x प्लस क्या है? तो x प्लस 5/2 है, और ये ठीक है ये है, और इन दोनों बहुपद के हमें शून्यक पूछे गए हैं, ठीक है। शून्यक पूछा गया है मतलब क्या पूछा गया है? तो शून्यक का मतलब ये होता है कि चर संख्या का वह मान जिसको अगर हम लोग यहाँ पे रख दे, यानी कि चर संख्या के स्थान पे रख दे, तो पूरे बहुपद का मान किसके बराबर हो जाना चाहिए? 0 के बराबर हो जाना चाहिए। मतलब हमें इसका वह मान पूछा है जिसको अगर यहाँ पे रख देंगे तो वो क्या हो जाएगा? 0 के बराबर। तो बस उसी मान को हम लोग क्या कहते हैं? शून्यक कहते हैं। और अगर आपको इसका शून्यक निकालना है तो आप लोग किस तरीके से निकालोगे? तो देखो हमें यहाँ पे वो मान रखना है जिसके लिए क्या हो? 0 के बराबर हो जाए। तो देखो यहाँ पे अगर आप लोग 8 का मान रखते हो, सॉरी आप लोग यहाँ पे क्या करते हो? -8 को रखते हो, तो ये -8 और +8 मिलकर के क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, मतलब ये 0 के बराबर हो जाएगा। उसी प्रकार अगर आप लोग यहाँ पे करोगे तो यहाँ पे आप लोग क्या करोगे? तो देखो यहाँ पे आपको एक ऐसा मान रखना है जिस मान को रखने के बाद इस पूरा का मान क्या हो जाए? 0 हो जाए। तो क्यों ना यहाँ पे हम लोग यहाँ पे -5/2 रख दे, जिसके कारण क्या होगा? ये भी 0 के बराबर हो जाएगा। तो इसी प्रकार से हमें एक संख्या यानी कि चर संख्या का वह मान निकालना होता है जिसके लिए पूरा बहुपद का मान क्या हो जाए? 0 के बराबर हो जाए। अब ये अलग अलग घात वाले बहुपद के लिए अलग अलग तरीके से निकलता है। जैसे कि अगर बात किया जाए एक घात वाले बहुपद के लिए, तो एक घात वाला बहुपद बहुत ही आसान रहेगा। ऐसे आपको दिया रहेगा और पूछेगा कि इसका शून्य क्या है, मतलब x का मान पूछेगा जिसके लिए इस पूरे का मान 0 होना चाहिए। तो आपको कुछ नहीं करना है, x के साथ जो भी संख्या गुना भाग या फिर जैसे रहे उसको आपको बराबर के इस साइड भेज देना है, आपका आंसर निकल जाएगा। जैसे कि आप लोग इसको इधर भेजो तो ये क्या हो जाएगा? इधर प्लस में 2 था, ये क्या हो जाएगा? इधर बराबर के इस साइड हो जाएगा -2। तो x = -2, यानी कि जो -2 है इसको अगर x के जगह पे रखा जाए तो इस पूरे का मान क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे देखो ये क्या था? तो x + 2 था, और हमने x का मान कितना निकाला? तो x का मान हमने निकाला -2। तो -2 को x के जगह पे रख देते हैं और इस पूरे को सॉल्व करते हैं, तो देखो -2 और +2 क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो ये हमारा 0 हो गया कि नहीं हो गया पूरा समीकरण? तो इसी प्रकार से आप लोग एक घात वाले बहुपद का शून्यक निकाल सकते हो। अब आता है द्विघात बहुपद का शून्यक आप लोग कैसे निकालोगे और किस तरीके से उसको निकालना होता है। तो बहुत ही अच्छे तरीके से मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले आप लोग क्या करो? एक द्विघात बहुपद लिख लो। तो चलिए हम लोग यहाँ पे एक द्विघात बहुपद लिख लेते हैं। द्विघात बहुपद अपना क्या है? तो द्विघात बहुपद है x² + 5x + 6, ठीक है। और आपको ऐसा ही दिया जाएगा और कहा जाएगा कि इसका शून्यक निकालो, मतलब इसके अंदर जो चर संख्या है उसका वो मान निकालो जिसको अगर हम लोग यहाँ पे रखेंगे तो क्या हो जाएगा? इस पूरे का मान 0 हो जाएगा। तो सबसे पहले तो मैं आपको एक फैक्ट बताना चाहता हूँ। फैक्ट ये है कि जिस बहुपद का जितना घात होता है उसका उतना ही
शून्यक होता है। जैसे कि इसका घात क्या है, द्विघात बहुपद है तो इसका घात 2 है। तो अगर इसका घात 2 है तो इसके चर संख्या के स्थान पे हमें 2 शून्यक मिलेगा, मतलब 2 ऐसी संख्या मिलेगा जिसको चर संख्या के स्थान पे रख देंगे तो इस पूरे का मान 0 हो जाएगा। तो अब वो 2 संख्या कैसे है इसको आपको पता लगाना है, और हर साल क्वेश्चन आता है 2 मार्क्स के अंदर बोर्ड एग्जाम में। तो देखिए इसको आप लोग 2 तरीके से हल कर सकते हो। पहला होता है गुणनखंड विधि से और एक होता है सूत्र। तो सबसे पहले मैं आपको गुणनखंड विधि से बताता हूं। देखो गुणनखंड विधि से अगर आपको इसको हल करना है यानी कि शून्यक निकालना है तो सबसे पहले आप लोग इसके बराबर में 0 लिख लेना, ठीक है, पहला स्टेप हो गया। उसके बाद देखो आपको यह भी पता होना चाहिए कि ए क्या होता है, बी क्या होता है और सी क्या होता है। तो बात करें अगर ए की तो एक्स स्क्वायर के साथ जो गुना में होता है वो ए होता है, वैसे ही अगर एक्स के साथ जो गुना में होता है वो बी होता है, और जो सी होता है यानी कि सी वो बिल्कुल यहाँ पे स्वतंत्र रहता है, ये किसी के साथ गुना में नहीं रहता है। तो अगर ए का मान पूछा जाए तो एक्स स्क्वायर के साथ गुना में क्या है, तो कुछ भी गुना में नहीं है, मतलब ए का मान 1 हो जाएगा। अगर कुछ भी नहीं है तो 1 मान लेना है। वैसे अगर आपको बी का मान पूछा जाए तो एक्स के साथ गुना में कौन है, 5 है, तो 5 हो जाएगा बी का मान। अगर सी का मान तो जो स्वतंत्र है यानी कि 6 है, ये बिल्कुल सी हो जाएगा। तो अगर आपको गुणनखंड से निकालना है तो सबसे पहले आपको 0 लिखना है, उसके बाद आपको ए बी सी का मान निकाल लेना है, और मान निकालने के बाद आपको क्या करना है, तो ए गुने सी करना है। ए को क्या करोगे, सी से गुना करोगे। तो ए क्या है हमारा, ए 1 है, गुना है तो गुना, और सी क्या है 6 है। तो 1 को 6 से गुना करोगे तो क्या हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा। अब ये जो 6 आपको प्राप्त होता है ए गुना सी से, इसको आप क्या करो, तोड़ना शुरू कर दो। तो चलिए इसको हम लोग तोड़ते हैं। तो 2 से तोड़ोगे तो ये 3 जाएगा, उसके बाद इस 3 को तोड़ोगे तो ये 1 मरतबे से आएगा। अब आप इसे आगे नहीं तोड़ सकते। तो ये जो आपको 3 संख्या प्राप्त हुआ है, 2, 3 और 1, इन संख्याओं की हेल्प से अगला स्टेप आपका ये होता है कि इन संख्याओं की हेल्प से आप ऐसा करो कि जोड़ने और घटाने पे बी आना चाहिए, बी यानी कि 5 आना चाहिए, और इन संख्याओं को गुना करने पर हमें वापस ए गुने सी होना चाहिए। तो चलिए हम लोग ऐसा करते हैं कि अगर इनको जोड़ेंगे या फिर घटाएंगे तो हमें कितना लाना है, 5 यानी कि बी लाना है, और अगर इनको गुना किया जाए तो वापस ये ए गुने सी यानी कि 6 के बराबर हो जाना चाहिए। तो देखिए पहला स्टेप हम लोग क्या करते हैं, तो पहला स्टेप हम लोग ये करते हैं कि ये जो 2 है इसको जोड़ देते हैं किसके साथ, तो इसको जोड़ देते हैं 3 के साथ, और ये गुना में हो जाएगा 1 का कोई वैल्यू नहीं होता है, तो आप लोग इसे ऐसे भी छोड़ सकते हो। तो देखो 3 और 2 क्या हो जाएगा, 3 और 2 5 हो जाएगा, और b का वैल्यू क्या है, तो b का वैल्यू ही 5 है। मतलब इन दोनों को जोड़ने पर हमें क्या प्राप्त हो रहा है, तो इन दोनों को जोड़ने पर हमें b का मान प्राप्त हो रहा है। अब जैसे ही b का मान प्राप्त हो रहा है तो आप लोग इसको गुना करके देखोगे, यानी कि 2 × 3 को, ये 6 के बराबर यानी कि a गुने c के बराबर आना चाहिए। तो 3 दूना क्या हो जाएगा 6, मतलब ये a गुने c के बराबर भी आ रहा है। तो यहाँ पे आप देखो आपको 2 मिला है और 3 मिला है, ये 2 संख्या आपने तोड़ लिया। तो आपको कुछ नहीं करना है नेक्स्ट स्टेप में आपको ये जो एक्स स्क्वायर है इसको आपको ऐसे ही उतार लेना है, और ये जो 5 को आपने तोड़ा है इसको बिल्कुल उसी तरीके से तोड़ लेना है। जैसे कि यहाँ पे देखो हमने क्या तोड़ा था, तो हमने 2 तोड़ा था, और क्या तोड़ा था, तो हमने यहाँ पे 3 तोड़ा था। अब देखो यहाँ पे x है, तो ये अगर तोड़ेंगे तो भी यहाँ पे x आएगा, क्योंकि x को तोड़ेंगे तो यहाँ पे भी x आएगा, ठीक है। ये 2 तो हमने संख्या को तोड़ा, तो ये संख्या को हमने 2 3 में तोड़ दिया, लेकिन इस x को तो तोड़ नहीं सकते, तो यहाँ पे भी x देते हैं, यहाँ पे भी x देते हैं। अब ये प्लस है तो प्लस, ये 6 है तो 6, और इसको मिटाने के बाद ये 0 है तो 0। इतना आपने कर लिया। अब देखो तोड़ने के बाद आपका काम समाप्त होता है। आपको यहाँ पे 4 पद दिख रहे होंगे, तो इन चारों को आपको 2 भाग में बांट लेना है। पहला भाग यहाँ से यहाँ तक और दूसरा भाग यहाँ से यहाँ तक। अब बांटने के बाद आपको क्या करना है, तो इन संख्याओं में से कॉमन निकालना है। तो देखो इसके और इसके बीच से आपको कॉमन निकालना है, और इसके और इसके बीच से कॉमन निकालना है। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि कॉमन क्या होता है। तो देखिए जैसे कि आपके पास 2 संख्या है 9 और 6, और बोला जाए कि इन दोनों के बीच कॉमन कौन है। कॉमन मतलब कि जो इसमें भी आता हो, जो इसमें भी आता हो। तो 9 को आप लोग क्या लिख सकते हो, 3 × 3 × 3 लिख सकते हो। उसी प्रकार 6 को क्या लिख सकते हो, 2 × 3 लिख सकते हो। तो इन दोनों में देखो कॉमन क्या है, तो 3 इसमें भी है और 3 इसमें भी है, मतलब 3 दोनों में क्या है, कॉमन है। तो कॉमन है तो हम लोग क्या करेंगे, 3 को बाहर निकाल लेंगे। अब अगर हमने 3 को बाहर निकाला है तो इसको भी 3 से भाग दे दीजिए, तो ये क्या बच जाएगा, ये 3 बच जाएगा, और इसको भी 3 से भाग दे दीजिए तो ये क्या बच जाएगा, ये 2 बच जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से कॉमन निकाल सकते हैं। अब अगर आपको इससे गुना करोगे तो वापस ये 9 हो जाएगा, और इसको इससे गुना करोगे तो वापस ये 6 हो जाएगा। तो उसी प्रकार हमें इसमें से और इसमें से कॉमन निकालना है। तो इन दोनों में देखो
सबसे पहले अगर 2 की बात करें तो 2 इसमें तो है लेकिन इसमें नहीं है, मतलब 2 कॉमन नहीं है। लेकिन अगर x की बात करें तो इसमें x स्क्वायर मतलब x 2 बार है और इसमें x 1 बार है। तो हम क्या करते हैं, एक x को बाहर निकाल लेते हैं और इसमें x 2 बार था तो x एक यहाँ पे बच जाएगा। उसके बाद प्लस है तो प्लस है, यहाँ पे एक x था वो बाहर आ गया तो यहाँ पे ये 2 ही बचेगा। ये हो गया हमारा इतना। उसके बाद ये प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह। उसके बाद अब इन दोनों में से कॉमन निकालना है। तो देखो इन दोनों में से अगर आप लोग कॉमन निकालोगे तो देखो 3 इसमें भी है 1 बार और 3 इसमें भी है 3 गुना 2 के रूप में। तो यहाँ से अगर 3 को कॉमन निकाला जाए तो ये 3 हमारा कॉमन निकल जाएगा। उसके बाद अगर आप लोग देखोगे तो ये x किसी में नहीं था तो x का 1 ही बच जाएगा। उसके बाद अगर यहाँ पे देखोगे तो हमने 6 में से किसको कॉमन निकाला है, 3 को, तो काटोगे तो क्या बचेगा, 2 बचेगा। तो ये हमारा 2 हो गया। उसके बाद आपको यहाँ पे 0 के बराबर लिखना है। अब यहाँ पे आप लोग एक चीज चेक कर सकते हो कि अगर ये वाला डब्बा और ये वाला डब्बा दोनों बिल्कुल ही बराबर, जैसे कि x + 2 है और x + 2 है, तो यहाँ तक आपने जो भी कैलकुलेशन किया है वो बिल्कुल ही सही है। इसके आगे बढ़ते हैं और आगे आपको क्या करना है, तो देखो अब ये जो है और ये जो है इनको आपको एक बॉक्स में ले लेना है और ये जो दोनों बॉक्स सेम है इन सेम बॉक्स के बदले आपको एक ही बॉक्स लेना है। तो सबसे पहले आप लोग क्या करो, इन दोनों को एक बॉक्स में ले लो। तो यहाँ पे क्या है, x है और यहाँ पे क्या है, +3 है। इनको एक बॉक्स में हमने ले लिया और उसके बाद हमारे पास क्या है, तो उसके बाद हमारे पास 2 सेम बॉक्स है। तो इन दोनों सेम बॉक्स के बदले हम लोग क्या करेंगे, एक बॉक्स को आपस में उठा लेंगे। तो x बॉक्स को यहाँ से उठा लीजिए, x + 2, ठीक है। और ये किसके बराबर है, तो ये 0 के बराबर है। तो अब आप लोग यहाँ से थोड़ा सा डीपली समझिए, डीपली आप लोग ये समझिए कि देखिए हमारे पास, देखिए पहले तो आप लोग ये मान लीजिए कि ये जो पूरा बॉक्स है ये एक संख्या है और ये पूरा जो है ये भी एक संख्या है और ये संख्या आपस में कैसे है, तो गुना के रूप में जुड़ा हुआ है। तो अगर 2 संख्या आपस में गुना होकर के 0 के बराबर हो रहा है तो हम लोग क्या कहेंगे कि इन, देखो जैसे कि मैं आपको बताता हूं कि ये हमारे पास एक संख्या है और ये हमारे पास एक संख्या है, ठीक है, 0 है, और ये दोनों आपस में गुना होंगे तो क्या होगा, तो 2 को 0 से गुना करोगे तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। वैसे अगर पहला वाला संख्या 0 है, दूसरा वाला 2 है, फिर भी ये 0 होगा। और ये भी हो सकता है कि 0 को 0 से गुना करोगे तो भी 0 होगा। तो हम लोगों ने 3 कंडीशन देखा। पहला कंडीशन ये कि अगर पहला संख्या 0 हो, सॉरी पहला संख्या 2 हो और दूसरा संख्या 0 हो तो गुना होकर के क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगर पहला 0 हो दूसरा कोई और संख्या हो तो भी गुना होकर के 0 हो जाएगा। पहला 0 दूसरा 0 तो गुना होकर के तीसरा भी 0 होगा। तो यहाँ पे हमें 2 संख्या है, पहला संख्या ये, दूसरा संख्या ये, और ये दोनों संख्या आपस में गुना होकर के किसके बराबर हो रही है, तो 0 के बराबर। तो इसका मतलब ये हो सकता है कि ये जो पूरी की पूरी संख्या ये 0 हो, ये कोई और संख्या हो, ये दोनों आपस में गुना होंगे और गुना होकर के 0 होंगे। होने को ये भी हो सकता है कि ये जो पहला वाला संख्या है ये कुछ संख्या हो, दूसरा वाला 0 हो और ये दोनों आपस में गुना होकर के फिर से क्या हो जाए, 0 हो जाए। होने को ये भी हो सकता है कि ये भी 0 हो, ये भी 0 हो और ये दोनों 0 0 आपस में गुना होकर के वापस से 0 हो जाए। तो कुछ भी हो सकता है। तो बस हम लोग अब इसी का टेस्ट करेंगे कि कौन इनमें से 0 है और कौन 0 नहीं है। और इसका टेस्ट कैसे करेंगे, तो हमें पता नहीं है कि कौन 0 है कौन 0 नहीं है। तो इसको सबसे पहले आप लोग क्या करोगे, तो सबसे पहले हम लोग ये करेंगे कि इसको 0 के बराबर करके देखेंगे। अगर ये 0 होगा तो x का मान कितना निकलेगा, और उसी प्रकार से हम लोग इसको भी 0 करके देखेंगे। अगर ये x का मान, अगर ये 0 होगा तो x का मान कितना निकलेगा। तो सबसे पहले आप लोग क्या कीजिए, x + 3 को 0 के बराबर कीजिए। तो x + 3 को 0 के बराबर करोगे तो ये क्या हो जाएगा, ये x का x ही रहेगा और ये जो 3 है ये इस साइड आ जाएगा, मतलब ये -3 हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा x का मान कितना निकला, -3 निकला। उसी प्रकार से आप क्या करो, x प्लस क्या है, x + 2 है, इसको भी 0 के बराबर कर दो। अब अगर इसको 0 के बराबर करोगे तो ये 2 बराबर के साइड चला जाएगा और ये क्या हो जाएगा, x = -2 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हमारा 2 मान निकला। x का क्या मान निकला, तो x का पहला मान निकला -2 और दूसरा मान निकला क्या, -3। तो अब देखो हमें क्या निकालना था, हमें शुरुआत में बोला गया था शून्यक निकालने। शून्यक मतलब जो चर संख्या यानी कि x है, इसका एक ऐसा मान निकालना जिसको अगर चर संख्या के जगह पे रख दे तो पूरा का पूरा मान 0 हो जाएगा। मैंने आपको ये बताया था कि अगर ये द्विघात बहुपद है तो इसके लिए 2 शून्यक निकलेंगे। तो ये रहा पहला शून्यक, ये रहा दूसरा शून्यक। मतलब अगर आप लोग x के जगह पे, मतलब x बराबर -3 है, मतलब x के जगह पे अगर -3 को रख दे तो इसमें जहां जहां पे भी x है, जैसे कि यहाँ पे x है तो यहाँ पे -3 रखो, यहाँ पे x है तो यहाँ
पे -3 रखो और फिर इसको कैलकुलेट करो तो ये जो पूरा का पूरा मान है ये 0 हो जाएगा, मतलब इस साइड भी 0 और इस साइड भी 0 है ही। वैसे ही अगर x के जगह पे आप लोग पूरे कैलकुलेशन में 2 यानी कि -2 को रख देते हो तो ये जो पूरा का पूरा है ये 0 के बराबर हो जाएगा, मतलब इस साइड भी 0 और इस साइड भी 0। तो इस तरीके से आप लोग गुणनखंड की विधि द्वारा शून्य को निकाल सकते हो। मैं जितना हो सके आसान तरीके से आपको समझाया हूं और जिस तरीके से मुझे आया है मैंने उसी तरीके से आपको बताया है। तो चलिए एक और विधि है, मतलब सूत्र से कैसे निकाला जाता है ये भी मैं आपको सिखा देता हूं। तो दोस्तों आपने ये देखा कि द्विघात बहुपद के जो शून्य होते हैं उसको हम लोग 2 विधि से निकाल सकते हैं। पहला विधि गुणनखंड विधि, जिस विधि से मैंने आपको निकाल करके बता भी दिया। उसके बाद इसका एक और विधि है इसके शून्य को निकालने के लिए, जिसको कहते हैं सिद्धाचार्य सूत्र। तो सिद्धाचार्य का एक सूत्र है, सिद्धाचार्य सूत्र, इसका नाम क्यों है तो हमारे ही देश के एक महान ऋषि थे सिद्धाचार्य, ठीक है, ऋषि सिद्धाचार्य उनका नाम था और उन्होंने ये सूत्र दिया था जिस सूत्र की हेल्प से आप लोग द्विघात बहुपद के शून्य को निकाल सकते हो। सूत्र क्या था तो सूत्र था -b प्लस माइनस रूट अंडर b² -4ac अपॉन 2a। ठीक है, ये जो सूत्र है इस सूत्र की हेल्प से आप लोग क्या कर सकते हो तो द्विघात बहुपद का शून्य निकाल सकते हो। b क्या होता है, b क्या होता है, a क्या होता है, c क्या होता है, ये सब कुछ मैंने आपको बता दिया है। बस आपको क्या करना है तो a b c का मान निकालना है और जहां जहां पे a b c है वहां पे उसके मान को डाल देना है और उसके बाद आपको सॉल्व करना है। सॉल्व करोगे बोर्ड मास के रूल से आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। तो दोस्तों चलिए मैं आपको यही बताना चाहता था कि इसी सूत्र के बाद हमारा ये वीडियो समाप्त होता है। मतलब चलिए अब वीडियो को अंत करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा, कुछ सीखने को मिला होगा तो वीडियो को एक लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और कमेंट करके बताइए कि वीडियो कैसा है। अगर आपको ऐसे ही वीडियो और देखना है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।